अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 25 ऑफ डेटा लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है एसिंक्रोनियस प्री सेट एंड क्लियर इनपुट से। नॉर्मली जो अभी तक हमने फ्लिप फ्लॉप्स देखे हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप, उसके अंदर जो इनपुट्स थी वो सिंक्रोनियस इनपुट थी। मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर जे और के दो इनपुट्स थी, SR फ्लिप फ्लॉप में S और R इनपुट थी और D फ्लिप फ्लॉप में D इनपुट थी। ये तमाम वो इनपुट्स हैं, जब हमारे पास क्लॉक पल्स आती है तो उस क्लॉक पल्स के साथ ये इनपुट्स एक्टिव होती हैं और हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो आउटपुट जनरेट करता है। लेकिन ये जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनके अंदर दो एक्स्ट्रा इनपुट्स भी होती हैं जो कि एसिंक्रोनियस इनपुट होती हैं, मतलब वो क्लॉक के साथ काम नहीं करती। इन इनपुट्स को प्रीसेट और क्लियर कहा जाता है और नॉर्मली ये दोनों इनपुट्स एक्टिव लो होती हैं। मतलब जब हम इन दोनों पे जीरो अप्लाई करेंगे तब हमारा सर्किट आउटपुट जनरेट करेगा। बाकी इसकी डिटेल हम इनके सर्किट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी सर्किट डायग्राम शो की हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्री सेट वाली इनपुट है जिसे इन शॉर्ट प्री कहा जाता है, एक्टिव लो होने की वजह से इसके ऊपर बार मौजूद है। और दूसरी क्लियर वाली इनपुट है जिसे इन शॉर्ट CLR लिखते हैं और एक्टिव लो होने की वजह से इसके ऊपर भी बार मौजूद है। ये जो दोनों इनपुट्स हैं ये क्लॉक के साथ काम नहीं करती, मतलब अगर क्लॉक आ रहा है या नहीं आ रहा उसका इनपुट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम प्री पे जीरो अप्लाई करेंगे, क्लियर हमारा वन होगा, तो उस केस के अंदर सर्किट हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि इस इनपुट का नाम है प्री सेट। तो ये सर्किट को सेट कर देगी। प्री पे जीरो अप्लाई करने से हमारे पास क्यू आउटपुट वन आ जाएगी और क्यू बार आउटपुट हमारे पास जीरो आ जाएगी। और इसी तरीके से जब हम क्लियर पे जीरो अप्लाई कर देंगे, प्री पे वन अप्लाई कर देंगे, तो सर्किट हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने से मुराद ये है कि जो क्यू आउटपुट है हमारे पास, वो जो वन थी ये खत्म हो जाएगी और इसकी जगह पे जीरो आ जाएगा, या अदर वर्ड के अंदर सर्किट हमारा रीसेट हो जाएगा। जब भी क्यू आउटपुट हमारे पास जीरो होगी, क्यू बार आउटपुट हमारे पास वन आ जाएगी। तो जब भी इनमें से किसी एक इनपुट पे जीरो अप्लाई होता है तो उस केस के अंदर हमारा जो क्लॉक है ये एक्टिव नहीं होता, बल्कि प्री या क्लियर के हिसाब से हमारा सर्किट काम कर रहा होता है। जब हम इन दोनों इनपुट्स पे वन और वन अप्लाई करते हैं तो हमारा क्लॉक एक्टिव हो जाता है और उस केस के अंदर जो जे और के पे इनपुट हम अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्किट बिहेव करेगा। और इन दोनों इनपुट्स पे जीरो और जीरो हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो अप्लाई करने से हमारे पास जो क्यू आउटपुट है वो वन होती है, और इस तरीके से अगर क्लियर पे हम जीरो अप्लाई करेंगे तो क्यू बार आउटपुट वन हो जाएगी। अगर हम इन दोनों पे जीरो जीरो अप्लाई करते हैं तो उस केस के अंदर क्यू आउटपुट भी हमारी वन हो रही है, क्यू बार भी वन हो रही है, जो कि अलाउ नहीं है। इस वजह से हम इसके ऊपर जीरो जीरो अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर ब्लॉक डायग्राम शो की हुई है जेके फ्लिप फ्लॉप की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्री और क्लियर वाली इनपुट्स भी यहाँ पे शो की हुई हैं। और यहाँ पे फिर जो प्री और क्लियर इनपुट्स हैं उनका टेबल शो किया हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि दोनों के ऊपर जीरो जीरो अप्लाई नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है। अगर प्री पे जीरो अप्लाई करेंगे तो सर्किट सेट हो जाएगा, अगर क्लियर पे जीरो अप्लाई करेंगे तो सर्किट रीसेट हो जाएगा, मतलब जो क्यू आउटपुट है वो जीरो हो जाएगी। और दोनों पे जब हम वन और वन अप्लाई करेंगे तो फिर हमारा क्लॉक ऑपरेशन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और इस केस के अंदर जब हम जे और के पे कोई इनपुट अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्किट बिहेव करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर टाइमिंग डायग्राम दी हुई है। इसके अंदर जब प्री हमारे पास जीरो है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर्किट है वो सेट कंडीशन के अंदर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास क्लियर जीरो है तो उस टाइम के अंदर हमारा सर्किट जो है वो रीसेट है। और यहाँ पे आप देखें कि जो क्लियर इनपुट है वो इस क्लॉक से पहले आई है, लेकिन सर्किट हमारा क्लॉक से पहले ही रीसेट कंडीशन के अंदर हो गया। मतलब जो प्री और क्लियर हैं वो क्लॉक इनपुट का वेट नहीं करती, बल्कि जैसे ही ये इनपुट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो आउटपुट है वो फौरन चेंज हो जाती है। और ये दोनों जब वन और वन होंगी तो उस केस के अंदर जो हमारी जे और के इनपुट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्किट बिहेव कर रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये दो आईसीज बताई हुई हैं जिन्हें आप एज डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स। तो अगर हम दो फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स बन जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट सर्किट है ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप का है और उसके बाद जो नेक्स्ट सर्किट है ये स्लेव फ्लिप फ्लॉप का है। जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है इसका फायदा ये होता है कि ये पॉजिटिव एज के ऊपर भी काम करता है और नेगेटिव एज के ऊपर भी काम करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉक का सिग्नल अप्लाई है और ये जो पॉजिटिव एज है ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई किया हुआ है, और उसके बाद यही जो क्लॉक है ये नॉट गेट के थ्रू सेकंड फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई किया हुआ है। मतलब जब ये पॉजिटिव एज आएगा तो हमारे पास ये फर्स्ट पोर्शन काम करेगा, और उसके बाद जब नेगेटिव एज आएगा तो उसके बाद हमारे पास सेकंड पोर्शन काम करेगा इसका।
और जो फर्स्ट पोर्शन है इसकी भी आउटपुट हमें सेकंड पोर्शन के थ्रू ही मिलेगी, क्योंकि इसकी कोई डेडिकेटेड आउटपुट यहाँ पे नहीं है, बल्कि जो इसकी आउटपुट आ रही है वो नेक्स्ट पोर्शन पे अप्लाई हो रही है और उसके बाद यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो जो सिंपल फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो या तो सिर्फ पॉजिटिव एज पे काम कर रहे होते हैं या फिर सिर्फ नेगेटिव एज पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसका फायदा ये हो जाता है कि ये हमें जल्दी आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो इसके फंक्शनल टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज को मेंशन नहीं किया हुआ बल्कि पल्स को मेंशन किया हुआ है। तो जब भी हमारे पास पल्स आएगी उसके बाद हमारे पास इस सर्किट की आउटपुट जनरेट होती जाएगी और उसके बाद इसकी टाइमिंग डायग्राम भी यहाँ पे शो की हुई है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जब क्लॉक पल्स आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट चेंज हो रही है। नेक्स्ट चीज फिर डिस्कस की हुई है फ्लिप फ्लॉप्स ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स। तो इसके ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसके अंदर प्रोपिगेशन डिले आता है, सेटअप टाइम होता है, होल्ड टाइम होता है, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, पल्स विड्थ होती है और पावर डेसिपेशन होती है। फर्स्ट चीज यहाँ पे प्रोपिगेशन डिले है। कोई भी सर्किट जब हमारा काम कर रहा होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा डिले आता है जिसको हम प्रोपिगेशन डिले कहते हैं। तो यहाँ पे चार किस्म के प्रोपिगेशन डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट है प्रोपिगेशन डिले, टी स्टैंड फॉर टाइम और इसके अंदर लिखा हुआ है PLH। तो ये ऐसा प्रोपिगेशन डिले है जिसके अंदर जब हमारे पास जो क्लॉक पल्स है वो लो से हाई की तरफ ट्रांसफर हो रही होती है। तो इस दौरान जो हमारे पास डिले आएगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो क्लॉक पल्स है वो हमारे पास लो से हाई की तरफ ट्रांसफर हुई है, तो जो आउटपुट है वो थोड़ी देर बाद जनरेट हुई है। तो इसे हम कहेंगे TPLH। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिले यहाँ पे दिखाया गया है वो उस केस के अंदर है जब हमारे पास क्लॉक की इनपुट 0 से 1 की तरफ ट्रांसफर होगी और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी आउटपुट है वो 1 से 0 की ट्रांसफर होगी। तो इसे हम TPHL लिखते हैं। मतलब जब हमारे पास हाई से लो की तरफ ट्रांजैक्शन हो रही है उस दौरान में जो प्रोपिगेशन डिले आएगा उसे इस तरीके से मेंशन किया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोपिगेशन डिले है वो ये है कि जब हम प्री इनपुट पे 0 अप्लाई करेंगे तो उसके कितनी देर बाद हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी। तो एक ये टाइम है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोपिगेशन डिले है वो ये है कि जब हम क्लियर पे 0 अप्लाई करेंगे तो उसके कितनी देर बाद हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी। तो ये चार किस्म के प्रोपिगेशन डिले हैं जो इसके अंदर शो किए हुए हैं। नेक्स्ट है फिर सेटअप टाइम। सेटअप टाइम ये है कि जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे सर्किट के बाद, उसके बाद जब हमारे पास क्लॉक इनपुट आएगी तब हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी। तो ये क्लॉक इनपुट आने से कितनी देर पहले तक हमने इस इनपुट को अप्लाई कर देना है ताकि हमारे पास आउटपुट जनरेट हो, इसे कहते हैं सेटअप टाइम। मतलब हमने एक इनपुट अप्लाई की उसके बाद हमारे पास क्लॉक सिग्नल आ गया, तो इससे कितनी देर पहले मिनिमम इनपुट अप्लाई हो जानी चाहिए, ये सेटअप टाइम होगा। नेक्स्ट जो टाइम डिस्कस किया हुआ है वो है होल्ड टाइम। होल्ड टाइम ये है कि जब हमारे पास क्लॉक इनपुट आ गई है तो उसके कितनी देर बाद तक हमारे पास इनपुट मेंटेन रहनी चाहिए ताकि हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाए, तो ये होल्ड टाइम कहलाएगा। मतलब क्लॉक इनपुट आने से कितनी देर पहले इनपुट अप्लाई करनी है इसे हम कहेंगे सेटअप टाइम। जब क्लॉक आ जाएगा उसके कितनी देर बाद तक इनपुट मेंटेन रहनी चाहिए इसे हम कहेंगे होल्ड टाइम। नेक्स्ट है मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। मतलब जो हमारे पास क्लॉक अप्लाई हो रहा है वो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार अप्लाई होना चाहिए इसे हम कहेंगे मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अगर क्लॉक की स्पीड हम बहुत ज़्यादा तेज कर दें, मतलब 1 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लॉक आ रहा हो, तो हमारे पास स्टेबल आउटपुट जनरेट नहीं होगी। तो जो इसकी लिमिट होगी वो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट है पल्स विड्थ। पल्स विड्थ ये है कि जब भी हम प्री सेट पे 0 अप्लाई करेंगे या फिर क्लियर पे 0 अप्लाई करेंगे तो ये जो सिग्नल है ये कितनी देर के लिए अप्लाई होना चाहिए, तो इसकी ये जो ड्यूरेशन होगी या कितनी देर के लिए अप्लाई किया हुआ है ये पल्स विड्थ कहलाएगी। और नेक्स्ट चीज है पावर डेसिपेशन। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा सर्किट है वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो इसकी पावर डेसिपेशन कहलाएगी। और इसको मेजर किया जा सकता है VCC इंटू ICC। मतलब कितने वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, कितना करंट इस पे अप्लाई किया हुआ है, तो उससे हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वन शॉट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। जो इससे पहले हमने देखी है लैचेस और फ्लिप फ्लॉप, वो बाइस्टेबल डिवाइसेस थी। बाइस्टेबल डिवाइसेस से मुराद ये है कि उनकी दो स्टेबल आउटपुट्स थी। लेकिन मोनोस्टेबल डिवाइसेस इस किस्म की डिवाइसेस होती हैं जिनकी एक स्टेबल आउटपुट होती है, जो दूसरी आउटपुट होती है वो स्टेबल नहीं होती। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी आउटपुट हमारे पास 1 आ रही है तो ये 1 पे स्टेबल रहेगा। जैसे ही हम इसे कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट चेंज होगी, तो ये जो चेंजिंग होगी ये थोड़ी देर के लिए अप्लाई होगी और उसके बाद जो डिवाइस है वो दोबारा से अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगी। तो जब भी हम इस डिवाइस को डिस्टर्ब करते हैं तो ये थोड़ी देर अपनी सेकंड स्टेट में जाएगी और उसके बाद दोबारा से फर्स्ट स्टेबल स्टेट में आ जाती है। इस किस्म की डिवाइस को मोनोस्टेबल डिवाइस कहा जाता है।
जबकि बाइस्टेबल डिवाइस में जब तक हम खुद दूसरी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, डिवाइस दूसरी स्टेट में ही स्टे करती है। तो इस डिवाइस का यहाँ पे सर्किट भी शो किया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक नॉर गेट यूज हो रहा है, उसके आगे एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के आगे एक रेजिस्टर है, और इस रेजिस्टर के साथ पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट है, और उसके बाद फिर एक नॉट गेट है। तो इसके एक टर्मिनल पे हमारे पास जीरो आ रहा होगा, और दूसरे टर्मिनल पे जब भी हम कोई ट्रिगर प्रोवाइड करेंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रिगर प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये ट्रिगर प्रोवाइड करने से ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा। वन आने की वजह से इस और गेट की जो आउटपुट है वो वन हो जाएगी, लेकिन ये चूंकि नॉर गेट है तो इसकी आउटपुट हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो वो यहाँ पे शो किया हुआ है आउटपुट ऑफ नॉर गेट, ये जीरो हो जाएगी। ये जो जीरो है ये इस कैपेसिटर के अंदर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जीरो चार्ज आ जाएगा। और उसके बाद ये जो कैपेसिटर है ये पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट है, मतलब ये जो जीरो चार्ज है और दरमियान में एक रेजिस्टर है, जिसकी वजह से ये जो जीरो चार्ज है ये आहिस्ता आहिस्ता इस पॉजिटिव टर्मिनल से डिस्चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे दोबारा वन आ जाएगा। वो आप देख सकते हैं कि जो जीरो चार्ज आया हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है, और इसके आउटपुट दोबारा से वन हो गई है, मतलब इस जगह पे हमारे पास वन होगा। और उसके बाद एक नॉट गेट लगा हुआ है, इस नॉट गेट की वजह से यहाँ पे दोबारा इसकी आउटपुट जीरो हो जाएगी, और ये जीरो जो है ये इस नॉट गेट की दोबारा से इनपुट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन है जिसके अंदर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उस टाइम में इसका मतलब है कि यहाँ पे जीरो मौजूद है, और इस जीरो की वजह से इस नॉट गेट की जो आउटपुट है वो वन होगी। जैसे ये कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा, तब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा, और इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। मतलब कुछ टाइम ऐसा होगा जिसके अंदर इस नॉट गेट की आउटपुट वन होगी, जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है। और ये जो स्टेट है ये थोड़ी देर के लिए मेंटेन रहेगी, और उसके बाद दोबारा से जो स्टेबल स्टेट है ये डिवाइस उसमें आ जाएगी। लेकिन ये सर्किट अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद है ये पेपर में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे दो टाइप्स बताई हुई हैं वन शॉट की। फर्स्ट है नॉन रीट्रिगरेबल वन शॉट। तो ये मैं आपको टाइमिंग डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दो एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया हुआ है। ये इस तरीके से है कि जब हम इस डिवाइस पे एक ट्रिगर प्रोवाइड करेंगे तो इस डिवाइस की आउटपुट हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर अगर हम छोटा ट्रिगर प्रोवाइड करें या ट्रिगर हम बड़ा प्रोवाइड करें, उससे इसकी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रिगर है वो बिल्कुल थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और इसके अगेंस्ट हमारे पास ये आउटपुट जनरेट हुई है। नेक्स्ट जो ट्रिगर है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी सेम आउटपुट ही जनरेट हुई है। यहाँ पे जो आउटपुट है वो बड़ी नहीं है। और उसके बाद दोबारा से एक छोटा ट्रिगर है, और उसके अगेंस्ट भी हमारे पास सेम आउटपुट जनरेट हो रही है। मतलब इस डिवाइस के अंदर चाहे हम छोटा ट्रिगर प्रोवाइड करें या बड़ा ट्रिगर प्रोवाइड करें, जो आउटपुट हमारे पास जनरेट होगी वो सेम टाइम के लिए जनरेट होगी। और इस तरीके से अगर एक आउटपुट हमारे पास आ रही है, उसी के दौरान हम दूसरा ट्रिगर भी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे इसके आउटपुट के ऊपर मजीद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब होना ये चाहिए था कि हमने एक ट्रिगर प्रोवाइड किया तो इतनी आउटपुट हमारे पास आ रही है, उसके बाद इसी दौरान अगर हमने सेकंड ट्रिगर प्रोवाइड कर दिया तो इसकी आउटपुट इंक्रीज होनी चाहिए थी, जो कि इंक्रीज नहीं हुई। इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, फर्स्ट एक बड़ा ट्रिगर है, उसके बाद फौरन ही एक छोटा ट्रिगर अप्लाई किया गया, लेकिन इसके आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी शो की हुई है। तो इस किस्म की डिवाइस को हम कहेंगे कि ये नॉन रीट्रिगरेबल वन शॉट है। और यहाँ पे इसकी जो दूसरी टाइप है वो है रीट्रिगरेबल वन शॉट। तो ये भी मैं आपको टाइमिंग डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ट्रिगर प्रोवाइड किया हुआ है, उसके अगेंस्ट जो आउटपुट जनरेट हुई है वो एक्चुअल में यहाँ तक होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही इस आउटपुट ने यहाँ से जीरो पे ड्रॉप होना था उसी टाइम पे दूसरा ट्रिगर प्रोवाइड कर दिया गया। तो इसकी आउटपुट यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुई बल्कि आगे कंटिन्यू हो गई है, और यहाँ तक आउटपुट गई हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ट्रिगर प्रोवाइड किया हुआ है जिसका आउटपुट यहाँ पे जनरेट हुई है। एक्चुअल में यहाँ पे ड्रॉप होना था आउटपुट ने, लेकिन उसी टाइम पे एक और ट्रिगर आ गया और ये आउटपुट मजीद आगे इंक्रीज हो गई है। और सेम वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। मतलब नॉन रीट्रिगरेबल डिवाइस में जब हम दो ट्रिगर अप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि रीट्रिगरेबल वन शॉट के अंदर जब हम दो ट्रिगर अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट चेंज हो रही होती है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।